हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का होमवर्क डे 3 पढ़ेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में लूसेंट सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में और शनि ग्रह से लेकर उल्कापिंड तक के बारे में देखेंगे एंड कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। और आप सभी लोग अपना बुक निकाल के बैठें और इसको हाईलाइट करें। तो चलिए, पूछेगा कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने के समय का वर्ष कितना है। तो आप लोग क्या करेंगे, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 10⁻11 वर्ष। इसको याद रखेंगे, 10⁻11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्या है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट का समय लगता है। था 8 मिनट 16 सेकेंड। क्वेश्चन आया कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य के धब्बों को। नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल के तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। सूर्य के एक धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष का होता है, 22 वर्ष। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है। पहले कितने वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है, 11 वर्षों तक। एंड उसके बाद क्या होता है कि यह 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इसमें चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। यानी सूर्य का जब धब्बा दिखाई देने लगता है और 1500 डिग्री सेल्सियस से जब यह कम होता है तो इसका धब्बा का एक चक्र पूरा 22 वर्षों में होता है। पहले के समय में यह 11 वर्ष तक बढ़ता था। उसके बाद 11 वर्षों तक यह धब्बा क्या होता है, घटता है। जब धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस पर पृथ्वी का झंझावात उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है कि चुंबकीय की सुई की दिशा जब बदल जाती है तो रेडियो, टेलीविज़न चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट हेडिंग, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से का लगभग 110 गुना है। क्वेश्चन आया कि सूर्य का व्यास लगभग कितना हज़ार किलोमीटर है। तो बोलिएगा आप लोग 13,92,000 किलोमीटर। वही जब पूछेगा कि पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो 110 गुना। नेक्स्ट हेडिंग, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 13 लाख। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना अरब भाग मिलता है, 2 अरब भाग। नोट में हम लोग देखेंगे, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्तों में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य का आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के पिंड के बारे में कि सौरमंडल का पिंड होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के प्रयोग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है परंपरागत ग्रह। परंपरागत के ग्रह क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को परंपरागत ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बौर्न ग्रह किसको कहते हैं हम लोग, प्लूटो, चिरॉन, सेरस 2003 UV 313, ये सब क्या है, बौना ग्रह है।
अब थर्ड में देखेंगे लघु सौरमंडल पिंड। लघु सौरमंडल पिंड धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होता है? धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि लघु सौरमंडलीय पिंड किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? लघु सौरमंडलीय पिंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रह। ग्रह क्या है? तो ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नंबर 1 में जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। नंबर 2 उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। नंबर 3 उसके पास आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषाएं INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई है। ग्रह की परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 रह गई है। यानी पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। जब प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया तो उसमें ग्रहों की संख्या कितनी बच गई? 8। नेक्स्ट हेडिंग को देखेंगे हम लोग। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया? बौने ग्रह। अब ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ग्रह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पहला क्या है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह। इंग्लिश में इसको टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कहते हैं। आइए अब देखेंगे हम लोग पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। पार्थिव या आंतरिक, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र एवं पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी के सदृश होते हैं। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टानों से बनी होती हैं। ये सब किसके बारे में बता रहे हैं हम लोग? पार्थिव या आंतरिक ग्रह के बारे में। इस सब पॉइंट को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। बिहार दरोगा एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा और इसी सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग अभी बिहार BPSC 70वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 70 क्वेश्चन लुसेंट बुक से पूछा गया है। इसलिए आप सभी लोग लुसेंट बुक को अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, बृहस्पति या बाह्यतम ग्रह, इंग्लिश में इसको जोवियन और आउटर प्लैनेट कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यानी बृहस्पति एवं बाह्यतम ग्रह को क्या कहते हैं? इंग्लिश में जोवियन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। आइए सेकेंड देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को
नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी घटते क्रम में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। सबसे पहले लेंगे हम लोग बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछेगा तो पूछेगा कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, एंड सबसे छोटा ग्रह तो बुध। अब नेक्स्ट देखेंगे घनत्व क्या, कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो आइए देखते हैं, सब पढ़ेंगे। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी, अर्थात सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि है, और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह क्या है, पृथ्वी। आप सभी लोग इसे पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चलिए अब हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। आइए हम लोग देखते हैं अब सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण को इंग्लिश में यूरेनस एवं वरुण को नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है, वरुण है। चलिए क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस एवं वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, वरुण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते क्रम में, तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। यानी द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में पूछेगा तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह है, एवं बुध अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह क्या है, बुध, एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह क्या है, बृहस्पति। अब परिक्रमण के अनुसार हम लोग देखेंगे। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। चलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, यानी परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में पूछेगा तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल एवं बुध एवं शुक्र। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण, ये क्या है, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। सबसे पहले होगा शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण।
शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। अच्छे से इसको याद करेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग बुध ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बुध ग्रह यानी बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। तो आइए देखेंगे हम बुध को इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं। सूर्य का सबसे चमकीली यानी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो बुध, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध, जो कि सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। आइए कलर चेंज करके। यह सूर्य का सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के पास? बुध के पास। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है कौन सा ग्रह? बुध। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो बुध। बुध ग्रह पर दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। बुध ग्रह पर क्या होता है? दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। और इसका तापमांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र को इंग्लिश में हम लोग वीनस बोलते हैं। शुक्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वीनस। शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है एवं सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है एवं सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा के आकाश में दिखाई पड़ता है। यानी शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि यह शाम में पश्चिम में दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह। चलिए, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। यह अन्य ग्रहों के प्रति क्या है? दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भगिनी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को। घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का घनत्व कैसा है? तो आकार, शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। किसके पास? शुक्र ग्रह के पास क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। हम लोग देखेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को इंग्लिश में हम लोग जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर जो बृहस्पति क्या है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा कम से कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। यानी सूर्य को इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 घंटा। और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। किस ग्रह को? बृहस्पति को। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, जो कि हल्के पीले रंग का होता है। सभी उपग्रहों में बड़ा होता है गैनीमेड। आइए हम लोग अब मंगल ग्रह के बारे में, मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे डिटेल करके। इंग्लिश में मार्स बोलते हैं मंगल ग्रह को।
लाल ग्रह किसे कहा जाता है, किस ग्रह को, मंगल ग्रह को। इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग किस के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान कितने ध्रुव है, 2 ध्रुव है। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाते हैं, 687 दिन। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितना दिन का समय लगता है, 687 दिन का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस पर है, ओलिपस मेसी पर। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है, निक्स ओलंपिया में, जो माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक ऊंचा है, 3 गुना, इस ग्रह पर स्थित है। आइए अब हम लोग नोट में देखेंगे। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ क्षेत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, मंगल ग्रह पर। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा है। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। तो चलिए इस पॉइंट को आप सभी लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अब हम लोग शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शनि ग्रह यानी इंग्लिश में इसे सैटर्न बोलते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट। तो चलिए पूछेगा शनि ग्रह के बारे में कि सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि। इसकी विशेषता क्या है, सौरमंडल की शनि ग्रह की विशेषता क्या है, इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है, आकाश में पीले तार के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में जल से भी कम है। यानी शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। कौन सा ग्रह को जल में रखने पर तैरने लगता है, शनि ग्रह। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह कौन है, तो टाइटन। यह आकार में बुध के बराबर है। शनि ग्रह जो है किस ग्रह के आकार के बराबर है, तो बुध ग्रह के आकार। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत
दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे नामक शनि का जो एक उपग्रह है उसकी कक्षा में घूमने का विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो आइए अब हम लोग अरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अरुण को इंग्लिश में हम लोग यूरेनस बोलते हैं। अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस। तो आइए अब देखते हैं हम लोग। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? यूरेनस यानी अरुण। इसका तापमान, अरुण ग्रह का तापमान कितना होता है? लगभग 215 डिग्री सेल्सियस, -235 डिग्री। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों, अरुण ग्रह के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। अरुण ग्रह के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। अरुण में यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमते हैं। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। पूछिए किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है? तो अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह में क्या है? सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। अरुण ग्रह पर सभी उपग्रह क्या होता है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। और अरुण ग्रह यह अपनी धुरी पर सूर्य में की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है। अरुण ग्रह जो अपनी धुरी पर है, सूर्य की ओर इतना लेटा हुआ या झुका हुआ है, क्या सूर्य दिखलाई देता है? इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। अरुण ग्रह का सबसे उपग्रह क्या है? अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। आप सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, तो रिवीजन हो जाएगा। लुसेंट बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट डेली मारेंगे, जिसमें लुसेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बुक का कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वरुण के बारे में देखेंगे। वरुण को इंग्लिश में हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेपच्यून। तो आइए नेपच्यून के बारे में अब देखेंगे हम लोग। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जहाने ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण। वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन वाला बादल छाया हुआ रहता है। वरुण किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? तो आप लोग ऑप्शन में मारेंगे वरुण। पूछेगा क्वेश्चन में कि किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? तो वरुण। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? वरुण ग्रह में उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। पूछा किस उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है? तो आप लोग मारिएगा आंसर वरुण। पूछेगा क्वेश्चन कि किस उपग्रहों में वरुण टाइटन किस ग्रहों में प्रमुख है? तो वरुण। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग अर्थ बोलते हैं। अर्थ प्लैनेट। प्लैनेट इंग्लिश में, प्लैनेट ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी आकार में 5वां सबसे ग्रह। सौरमंडल का सबसे 5वां बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल के पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। पृथ्वी जो है अपने कक्षा तल से कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 23 डिग्री 30 मिनट पर। एवं लंब कितना है? तो 23.1/2। दूसरे शब्द में बोले तो हम लोग, दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष अपनी पृथ्वी कक्षा तल से 66.1/2 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट कोण पर बनता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। आइए देखेंगे पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब। देखिए कर्क जो वृत्त है पृथ्वी तल से 23.1 डिग्री पर है। पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव पर है। मकर वृत्त पृथ्वी का तल कक्षा तल, पृथ्वी अक्ष के झुकाव और उसका कक्षा तल का पिक्चर है।
इसके बारे में डिटेल अभी करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? मनुष्य का जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पूछेगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तब 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन में आएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तब 12,756 किलोमीटर। और पूछेगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तब 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों में कितना का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। प्रीत नोट में देखेंगे हम लोग, इसको याद कर लेंगे। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने की थी। पृथ्वी के व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने? तो इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। यानी इस पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पूछे पृथ्वी घूर्णन या दैनिक गति किसे कहते हैं? तो लिखना पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन एवं रात होते हैं। पूछे पृथ्वी पर किसके कारण दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन एवं रात होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगभग यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में, यानी इसका चेंज कर देते हैं हम लोग ताकि याद रहेगा सभी लोग को। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष किसे कहा जाता है? यानी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आगे। लीप वर्ष में 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। किसके कारण? पूछेगा किसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं? तो लीप ईयर के कारण यानी लीप वर्ष के कारण 366 दिन होता है, जिसके वजह से फरवरी में 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुकी होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात
क्या होता है, छोटा बड़ा होता है। पूछेगा पृथ्वी पर दिन रात का छोटा बड़ा होना किस गति के कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण होता है। आइए, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को। नेक्स्ट रीडिंग अब देखेंगे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। पृथ्वी क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा है और पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। पूछेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो होता है उसे ही प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। आइए अब हम लोग नोट में पढ़ेंगे। 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोलीय विज्ञानियों ने प्लूटो ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती हुई नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है, 9 प्रकाश वर्ष दूर है, एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। पृथ्वी क्या है, रात्रि में सर्वाधिक दिखाई देने वाला चमकीला तारा है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा यानी मून, चंद्रमा की सतह पर और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी किसे कहते हैं, चंद्रमा की सतह पर और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। तो चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग। चलिए, तो ज्योग्राफी आज वहीं तक रहेगा। अब लूसेंट सब्जेक्टिव में हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। भारतीय संविधान से लेके पॉइंट हेडिंग पॉइंट 7 तक देखेंगे। तो चलिए आप लोग सभी लोग लूसेंट बुक का पेज नंबर 212 खोलिए। भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। चलिए, पूछेगा कि संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उस समय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। आप सभी लोग इसे याद कर लेंगे अच्छे से कि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, 392 तथा 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यानी संविधान के कुल अनुच्छेदों में से यानी 395 अनुच्छेदों में से 15 अर्थात यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60,
324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई थी। अंतिम बैठक में संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। नंबर 2 में इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नंबर 3 इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। एवं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। और इसमें मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया। अब नोट में हम लोग देखेंगे 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा स्थापना की घोषणा की। पृथक का मतलब होता है अलग होना। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। क्या देखेंगे? भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। आइए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह उद्देशिका निम्न प्रकार की है। यानी कहा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह संशोधित किया गया जो इस प्रकार निम्न है। आइए पढ़ेंगे हम लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। आगे देखेंगे बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। संविधान का क्या माना? अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यानी बेरू बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए क्या है, विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। आगे जाके केशवानंद भारती क्या कहते? केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान में की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। एवं 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का किस देश का संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। यह अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। नोट में देखेंगे लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। लिखित संविधान किस देश की अवधारणा है? फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। आइए पढ़ते हैं क्या है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
भारत के संविधान के निर्माण निम्न देशों के संविधान की सहायता से लिया। भारत देश का संविधान क्या है? निम्न देशों के संविधान की सहायता से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा संविधान लिया गया? यानी अमेरिका से पूछता है, अमेरिका से कौन सा संविधान लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने एवं विधि एवं वित्तीय आपात। ये सब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं जो कि अमेरिका से लिया गया है। पूछेगा वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस देश से लिया? वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस विदेशी स्रोत से लिया गया? तो अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। प्रस्तावना शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखिए, हम देखेंगे कि ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। ब्रिटेन देश से कौन कौन से संसाधमक शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन हमें ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन ब्रिटेन से लिए। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल की प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए? नीति निर्देशक का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य का पुरस्कार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के। कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या करें? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा का संविधान प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का संविधान भारत किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अब हम लोग देखेंगे जर्मनी से हम लोग क्या क्या लिए। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से। संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा। एवं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्यायालय का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। कनाडा से। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान किस देश से लिया गया? जापान से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए? फ्रांस से। नोट में देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो
1935 के अधिनियमों में से या तो शब्द ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1991 में। द्वितीय अनुसूची में पढ़ेंगे। द्वितीय अनुसूची में किसकी चर्चा है? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। पूछेगा द्वितीय अनुसूची में किसके बारे में है? तब वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो द्वितीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची क्या है? तृतीय अनुसूची में किसकी चर्चा है? तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में किसकी चर्चा है? इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा है? इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। यानी SC ST के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कितने सूचियों का उल्लेख किया गया है? 3 अनुसूची: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब हम लोग संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची क्या होता है? नंबर 1 में इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले में युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सब किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। राज्य सूची क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी
कानून बना सकती है। यानी राष्ट्रहित के अगर होने की बात होगा तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची के अंतर्गत। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। ये सब किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के बारे में देखेंगे। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने, नेक्स्ट पेज को देखें, के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं। 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को, 1992 ईस्वी में 71वां संविधान में कोंकणी को, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 ईस्वी में 92 संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या है? संविधान संशोधन में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 31 के क अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समर्पित संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देखेंगे। 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 12वीं अनुसूची क्या है? यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए अब हम लोग छठा देखेंगे, देश रियासतों में भारत का विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की
रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट में देखेंगे हम लोग देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम लोग देखेंगे साथ में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन 26 जनवरी 2020। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्य अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नंबर 2 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र का समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और अपने लुसेंट बुक को रिवीजन कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, टेस्ट सीरीज 0147 लिखकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां लुसेंट सब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव बुक और बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होमवर्क के माध्यम से प्रत्येक दिन लगाएं। तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोग इसे अपने दोस्तों और भाइयों को ग्रुप में शेयर करें जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी यानी अन्य कंपटीशन की तैयारी करते होंगे। तो आज के लिए यहीं तक। फिर कल मिलते हैं आप सभी और फिर पढ़ेंगे। तो चलिए धन्यवाद।